नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, शीतकालीन सत्र में हंगामा होना तय। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में 5-6 प्रत्याशी, हिमाचल की राह पर चल रही है भाजपा और लगने वाला है बड़ा झटका, बीजेपी से ही हो रहा है नुकसान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दिल्ली ग्रामीण न्यूज में आपको बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, बोले इंदिरा और राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए जान दी है, बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बढ़ता तनाव, बेलगावी किले में तब्दील, सीमा पर हिरासत में नेता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल की तरह भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी नुकसान होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, शीतकालीन सत्र में हंगामा होना तय। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है और विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी सदन में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। कमलनाथ ने इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है और ये जनता के बीच विश्वास खो चुकी है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रदेश के प्रभारी महामंत्री जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि हमारे विधायकों की ये जिम्मेदारी है कि वो पुरजोर ढंग से जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल की राह पर भाजपा चल रही है। मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में है भाजपा के 5-6 प्रत्याशी, भाजपा को भाजपा से ही हो रहा है नुकसान। प्रत्याशी का लिस्ट जारी करते ही फिर से मध्य प्रदेश में हो जाएगी बगावत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 23 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने इस बार 200 सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पार्टी को इस बार कांग्रेस से ज्यादा पार्टी के भीतर ही टिकट को लेकर मचने वाली उठापटक से डर लग रहा है। इस भीतरघात की आशंका हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ही जता दी है। जानकारी के अनुसार उन्होंने बैठक में कहा कि बीजेपी को इस बार कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से ही खतरा है, क्योंकि पार्टी के पास इस बार हर विधानसभा में कम से कम 5-6 उम्मीदवार हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। यानी कि ये बात तय है कि इस बार पार्टी के अंदर टिकट को लेकर जमकर जोर आजमाइश होने जा रही है और खासकर गुजरात फार्मूले से पार्टी आगे बढ़ती है, तो ऐसे में पुराने नेता टिकट बचाने की जुगत में रहेंगे, तो वहीं पार्टी से जुड़े युवा इसे सुनहरा अवसर मानकर जोर लगाएंगे। तो दोस्तों, टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान अभी से मचने लगा है भाजपा में और भीतरघात की आशंका है। जिस भीतरघात ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा का नुकसान किया, वही भीतरघात अब मध्य प्रदेश में भाजपा का नुकसान करने जा रहा है और भाजपा का वोट बैंक आपस के ही 5-6 प्रत्याशियों में बंटने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के पहले फसलों के लिए उचित भुगतान की दर तय की जाए। किसान गन्ना फसलों का समयबद्ध भुगतान, पराली जलाने पर दर्ज हो रहे केसों को वापस लेने और बिजली जमीन मुआवजा नीति सही करने की मांग भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो आंदोलन की राह पकड़ने के लिए बाध्य होंगे। किसान संघ के सूत्रों के मुताबिक किसान आगामी बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं और उनकी कोशिश है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस अंतिम पूर्ण बजट में किसानों के लिए बेहतर आर्थिक नीतियों की घोषणा कराने में सफलता हासिल की जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, बोले इंदिरा और राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए दी अपनी जान, बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा है। खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भाजपा को मिर्ची लग गई है। उन्होंने कहा कि हमने देश को आज़ादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक नहीं मरा, क्या कोई कुर्बानी दी है? आपने नहीं दी। खड़गे ने कहा कि हम चीन के आक्रमण पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वो बाहर शेर जैसा बात करते हैं, लेकिन असल में वो चूहे की चाल चलते हैं। हम देश के साथ हैं, लेकिन सरकार जानकारी छुपा रही है। जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये नहीं चाहिए कि देश के गरीब का बच्चा अंग्रेजी सीखे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदी या अन्य भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, मगर आपको दुनिया के दूसरे देशों
देशों से बात करनी है तो वहाँ हिंदी काम नहीं आएगी, वहाँ अंग्रेजी ही काम आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता जहाँ भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप उनसे पूछिए कि उनका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है, और इनके भी सीएम, सांसदों, विधायकों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बढ़ा तनाव, बेलगावी किले में तब्दील, सीमा पर हिरासत में लिए गए नेता। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दावेदारी में फंसे बेलगावी में बम्बई सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक विधानसभा का 10 दिन का सेशन यहाँ चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में एक तबका इसका विरोध कर रहा है। कर्नाटक में पड़ने वाले बेलगावी जिले में मराठी भाषी लोगों की बड़ी संख्या है और इसी के चलते महाराष्ट्र की ओर से इस जिले पर दावा किया जाता रहा है और उसे राज्य में शामिल करने की मांग होती रही है। हाल ही में ये विवाद और तेज हो गया है और इस बीच कर्नाटक सरकार ने बेलगावी में विधानसभा सत्र आयोजित करने का फैसला लिया तो विवाद और बढ़ गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राघव चड्ढा ने महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और सामने रखा आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने देश की जनता से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। इस सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। नौकरियां तो नहीं आई, बल्कि इस सरकार ने बेरोजगारी दर को पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा कर दिया है। साल 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तब देश में बेरोजगारी का दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में 8% तक बेरोजगारी दर पहुंच गई है और ये तो संगठित क्षेत्र की बेरोजगारी है। असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी, एमएसएमई में कितनी कंपनियां बंद हुई, कितने रोजगार हुए, इसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नगर निकाय चुनाव के लिए सपा ने बदली रणनीति, अखिलेश यादव फिर से हो गए एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 20 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। इस बार का मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी के बीच बताया जा रहा है। सपा ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और आपको बता दें दोस्तों, खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त एक्टिव हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी को अब भी प्यार करते हैं राहुल गांधी, भेजे 20,000 कंबल। और दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही जनता का स्नेह कम हो जाए, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने गढ़ अमेठी के लिए अपना प्यार बरकरार रखा है। अमेठी के पूर्व सांसद यहाँ के लोगों से अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना साल 2019 में चुनाव हारने से पहले किया करते थे। यही कारण है कि उन्हें हर सर्दी अमेठी वालों की याद जरूर आती है और इस बार भी उन्होंने ठंड से बचाव के लिए 20,000 कंबलों की खेप भिजवाई है, जो कि गरीबों में बांटे गए हैं। अमेठी के लोगों के लिए राहुल गांधी का प्यार समय समय पर झलक ही जाता है। इससे पहले उन्होंने कोरोना काल में भी अमेठी वासियों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और भी कई जरूरी सामान भिजवाए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़ी व्यापम घोटाले की तपिश, बीजेपी नेताओं में हड़कंप, कई वर्तमान और पूर्व मंत्रियों के नाम आने की है आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाले की तपिश एक बार फिर बढ़ने वाली है और इसकी आंच सत्तारूढ़ी बीजेपी के कई नेताओं से लेकर कई वर्तमान और पूर्वी मंत्रियों तक पर आने की आशंका जताई जा रही है और इससे भगवा ब्रिगेड में अंदर ही अंदर हलचल का माहौल है। राज्य की सियासत में बीते 1 दशक से व्यापम घोटाला सुर्खियों में रहा है, क्योंकि इस मामले से जुड़े 50 से ज़्यादा लोगों की न केवल मौत हो चुकी है बल्कि 2000 से ज़्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा जा चुका है और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो वहीं स्पेशल टास्क फोर्स भी इस कार्रवाई में लगी हुई है और इस मामले में पहले भी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई नेताओं पर आंच आ चुकी है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अलावा कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता जेल भेजे जा चुके हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 बड़े पदाधिकारियों को भी इस घोटाले की आंच ने झुलसाया है। और अब ताज़ा मामला पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा 6 अक्टूबर 2014 में की गई शिकायत पर एसटीएफ द्वारा दर्ज किया गया प्रकरण है और इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला लिया था और ये शिकायत लगभग 8 साल पुरानी है और अब उस पर एसटीएफ ने
प्रकरण दर्ज किया है और इसी के चलते एफआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि वर्ष 2006 के बाद जो भी परीक्षाएं व्यापम ने कराई हैं उनमें से अधिकांश में कुछ लोगों ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के मकसद से व्यापम के अधिकारियों के साथ मिलकर और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य लोगों के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से इस व्यापक घोटाले को अंजाम दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भर देंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में राजनीतिक आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार ने ये दमन चक्र नहीं रोका तो हम प्रदेश के जेलों को भर देंगे। ये बात जिला प्रभारियों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रविवार को हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। कमलनाथ ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि विधायक और जिला प्रभारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसे में हमारी जीत नहीं होगी। हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश हुआ कि आपको सागर जाना है तो मैं वहां पहुंचा और कार्यकर्ताओं और उनके लोगों से मिला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 50 दिन बाद राहुल गांधी के साथ मैदान में दिखेगी ये जोड़ी, कांग्रेस ने बना ली है इसको लेकर योजना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन शुक्रवार को पूरे हो गए हैं। 150 दिन के इस बड़े सफर के बाद अब बचे 50 दिन और उसके बाद का पूरा खाका कांग्रेस ने खींच लिया है। माना जा रहा है कि राहुल की इस यात्रा के बाद प्रियंका गांधी के साथ चुनावी समर में राहुल गांधी उतरेंगे और कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप से चुनावी राज्यों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद की तैयारियां कर रही है। इन तैयारियों में कांग्रेस अधिवेशन से लेकर नई चुनावी रणनीतियों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। योजना यही है कि जिस तरह से राहुल की यात्रा के दौरान लोगों का जन समर्थन मिला है उसको आने वाले चुनावों में सीधे तौर पर उनसे जोड़ा जाए। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा जिन राज्यों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहां के पार्टी नेताओं को पूरा डाटा एकत्रित करने को कहा गया है ताकि राहुल गांधी से जुड़े लोगों से संपर्क किया जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी ठीक नहीं, सामना में संजय राउत ने उठाई ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर आंखें मूंद लेते हैं, जो एक अच्छे राजनेता का संकेत नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद मानवता के लिए संघर्ष है, न कि दोनों राज्यों के लोगों और सरकारों के बीच की लड़ाई है। राउत ने कहा कि बेलगावी और आसपास के इलाकों में मराठी भाषी लोगों के संघर्ष के बावजूद राज्यों के पुनर्गठन के दौरान इसे कर्नाटक में उनकी इच्छाओं के खिलाफ शामिल किया गया था और जिसे निर्दयता से कुचला नहीं जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 15 साल में घट गई बीजेपी की 37% सीटें, क्या मध्य प्रदेश के विजय रूपाणी बनेंगे शिवराज? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चली है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या बीजेपी राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए गुजरात फार्मूले का इस्तेमाल करेगी। उस फार्मूले से हासिल गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को रोमांचित कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी विधायकों और नेताओं का बड़ा धड़ा पड़ोसी राज्य की सियासी रणनीति से आतंकित हो चला है, क्योंकि गुजरात में चुनाव से साल भर पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था और कई मौजूदा विधायकों का भी टिकट काट दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, सपाइयों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला। शनिवार को पार्टी कार्यालय से पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे और इसके बाद राज्यपाल को संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा गया। सपा के पूर्व विधायक व निवर्तमान जिला अध्यक्ष लालजी यादव की अगुवाई में सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार को जनता और व्यापारी विरोधी बताया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तू मैं के बाद आपस में उलझे बीजेपी नेता, गाली गलौज के बाद आई हाथापाई की नौबत। जी हाँ दोस्तों, राजधानी जयपुर में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी फूट खुलकर सामने आ गई है। बीते शनिवार को जयपुर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा
है। दरअसल शनिवार को जयपुर शहर में बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जहां प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के बाहर जयपुर शहर बीजेपी के 2 पदाधिकारियों और एक कार्यकर्ता के बीच जमकर गाली गलौज हुई और वहां हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों नेताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। मामला तूल पकड़ते देख वहां मौजूद अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माहौल को शांत करवाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद नकुल नाथ ने निकाली भारत जोड़ो उप यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान जाने के बाद कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा में शनिवार को भारत जोड़ो उप यात्रा निकाली। नकुल नाथ ने बड़कुही से गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण कर भारत जोड़ो उप यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान नकुल नाथ के साथ हाथ में तिरंगा थामे बड़ी संख्या में युवा उनके साथ चल रहे थे। वहीं खुद सांसद नकुल नाथ हाथों में तिरंगा लेकर आगे चलते हुए पब्लिक से भारत जोड़ो के नारे उन्होंने लगवाए। नकुल नाथ ने यात्रा में करीब 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हाथ में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता और आम जनता के साथ पैदल यात्रा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, राहुल गांधी के सामने कार्यकर्ताओं ने लगा दिए ये नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह राजस्थान के कालाखो दौसा से शुरू हुई। यात्रा में शामिल हुए युवक सचिन पायलट जिंदाबाद और हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी की जमीनी राजनीति में आ रहे जबरदस्त उछाल का असर भांपने में अभी कुछ वक्त लगेगा, मगर इसमें संदेह नहीं कि 8 राज्यों के 42 जिलों से होते हुए 2860 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर 100वें दिन शुक्रवार को राजस्थान के दौसा से गुजर रही ये पदयात्रा राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को बदलने में प्रभावी साबित होती दिख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आजादी मांग रहे पीओके के लोग बांग्लादेश की स्वतंत्रता का जश्न मनाकर दिया संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में लंबे समय से आज़ादी को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बार उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का जश्न मनाकर पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को चिन्हित करने के लिए शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग और हजीरा में प्रदर्शन आयोजित किए गए। बता दें कि बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण किया गया। भारत ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेना का बड़ा बयान, कहा चीन बॉर्डर पर हालात कंट्रोल में। पूर्वी कमान के कमांडर बोले शांति हो या युद्ध, हम देश की रक्षा को हमेशा तैयार। जी हाँ दोस्तों, तवांग झड़प मामले में सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता ने कहा कि चीन बॉर्डर पर स्थिति नॉर्मल है। बुमला पास पर झड़प को लेकर फ्लैग मीटिंग की गई है और इसमें दोनों देश के कमांडर मौजूद थे। जनरल कलिता ने कहा कि शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तवांग में अब हालात पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। इस दौरान हमारी सेना ने मजबूती से चीनी सेना का मुकाबला किया, हालांकि कुछ जवानों को मामूली चोटें भी आई हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू में तिब्बत के पीएम का बयान, तवांग घटना चीन की सुनियोजित साजिश, भारत करारा जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत के प्रधानमंत्री पोपा सेरिंगला ने कहा कि चीन ने तवांग घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। चीन का नेतृत्व और सरकार खुद को वर्तमान में असुरक्षित महसूस कर रही है। वो अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं है, भारत अब बदल चुका है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व है और ऐसे में उन्हें लगता है कि भारत चीन को करारा जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूती के साथ अपनी स्थिति पर टिके रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन कभी भी कमजोर देश का सम्मान नहीं करता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रेंज बढ़ाई गई, अब 7000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक कर सकता है हमला। जी हाँ दोस्तों, भारत अब अग्नि 5 मिसाइल के वजन में काफी कमी आने से 7000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO स्टील सामग्री को मिश्रित सामग्री के साथ बदलकर मिसाइल के वजन को कम करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि मिसाइल प्रणाली में जो वजन कम किया गया है वो 20% से अधिक है और अगर सरकार चाहे तो परमाणु सक्षम रणनीतिक मिसाइल 7000 किलोमीटर से आगे जा सकती है। इससे पहले इस तरह के संशोधन ने वजन कम करने और सामरिक मिसाइलों की सीमा बढ़ाने में मदद की है।